बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम प्रोफेसर नवीद इस्लाम डोकर और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जी वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बेसिकली हमने विटामिन्स के ऊपर बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस हमारी गज़ा या फूड के हवाले से क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और पर्टिकुलरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा कोई और एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं होता। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जनरली उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो होती है वो 2:1 की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि 2 और 1 की जो रेशो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान होगी। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान रेशो जो है वो 2:1 की होगी और उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अच्छा, जनरल फॉर्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का देखें तो जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका अगर हम देखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला CHH2OY है। यानी X और Y इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स को, जबकि H2O इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उससे डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो हम इनकी 2-3 एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक बहुत ही फेमस कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप सुक्रोज की एग्जांपल ले लें, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इन बोथ एग्जांपल्स यू कैन सी दैट कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 और 1 की रेशो बनती है। 12 और 6 को सिंप्लीफाई करें तो 2 और 1 की रेशो बनेगी। 22 और 11 को सिंप्लीफाई करें तो 2 और 1 की रेशो बनेगी। तो यूजुअली मैक्सिमम यहाँ आप ये कह लें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं 99.9% जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2 और 1 की होती है, राइट। तो एक तो ये डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से जो हम यूजुअली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसको समझ रहे होते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको उनके लिए कुछ और भी एक डेफिनेशन यूज की जा सकती है। इनको हम कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास होती है। एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है वो एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है या दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हो सकते हैं, जबकि जो कीटोन होते हैं उनके दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में अगर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएं तो उस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये थोड़ी सी एक टेक्निकल डेफिनेशन है, बहरहाल ये डेफिनेशन एक बहुत ही जनरलाइज डेफिनेशन है और ये एप्लीकेबल डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के ऊपर। देखिए जी, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं टाइप्स के ऊपर बात करूं तो इसमें यूजुअली 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड का वर्ड जो है वो सैकरम के वर्ड से निकला है और सैकरम का मीनिंग होता है शुगर, ठीक है। तो ये बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसलिए इनको सैकराइड्स कहा जाता है। तो पहले मोनोसैकराइड्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये इसकी एक पहली टाइप है मोनोसैकराइड्स, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा सबसे पहली बात, these are the simplest carbohydrates which cannot be
which cannot be further simplified or hydrolyzed, यानी ये वो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं जिनको फर्दर सिंप्लीफाई या हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। अब ये याद रखिए जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ये टेस्ट के एतबार से स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं और पानी के अंदर हल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं बिकॉज पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अच्छा, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे कंटेन C5 to 6 कार्बन एटम्स, इनमें यूजुअली कार्बन एटम्स जो होते हैं 5 या 6 कार्बन एटम्स होते हैं और ये यूजुअली रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड्स के हवाले से हमने बात की है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम जाते हैं तो एग्जांपल्स में एक तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, देन फ्रुक्टोज एंड देन ग्लैक्टोज, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं और ग्लूकोज जो है ये हमारे फ्रूट्स के अंदर होता है, फ्रुक्टोज जो है वो हनी के अंदर होता है और ग्लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर होता है। तो ये 3 एग्जांपल्स जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं तो इसको मैं रख कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, तो अब हम आगे चलते हैं, इनकी एक दूसरी टाइप के ऊपर बात करते हैं। इनकी दूसरी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है डाइसैकेराइड्स। देखिए जी, जैसे कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, डाई का मतलब होता है 2 और सैकराइड मीन शुगर से निकला है, सैकरम से वर्ड निकला है, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट ये रखेंगे जिनमें कि दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, 2 छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो भाई आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन करके एक डाइसैकेराइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और C6H12O6 ये हमारे पास फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये मिलकर बनाएंगे C12H22O11 प्लस वाटर। ये जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना है ये 2 मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए हम इसको डाइसैकेराइड बोलेंगे। सो डाइसैकेराइड्स हमेशा 2 मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। These are all water soluble. Usually जो डाइसैकेराइड्स हैं वाटर सॉल्युबल हैं एंड स्वीट इन टेस्ट है, ये टेस्ट के एतबार से भी स्वीट होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं 10 या 12, 10 या 12 कार्बन एटम्स इनके अंदर होते हैं। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने भी पढ़ी भी है सुक्रोज, एक हम पढ़ते हैं लैक्टोज और एक और एग्जांपल है माल्टोज। दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज जो है ये दैट इज प्रेजेंट इन शुगर कैन, ये जो शुगर कैन होता है उसमें होती है। माल्टोज इज प्रेजेंट इन सोर फ्रूट्स और लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं बिकॉज लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमें ज़हन में रखनी है
कि यूजुअली जो ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं और उस लिंक के जरिए से आपस में कंबाइन होते हैं। उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे एक वर्ड जो है वो हम याद रखेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको अगर हम समझना चाहें तो मैं एक जनरलाइज्ड डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, और एक हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल ये है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है। तो अब आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जब ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की प्रेजेंटेशन में बना रहा हूं और ये फ्रुक्टोज की मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, ठीक है। और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो यू कैन सी हियर कि यहां से व्हाट विल हैपन, यहां से H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और जो ऑक्सीजन का ब्रिज है ये इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ब्रिज के तौर पे बन जाएगा। अब ये जो ब्रिज बना है, ये जो बॉन्ड बना है जिसने दो कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में कंबाइन कर दिया है, इस ब्रिज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है और ये वो बॉन्ड है जो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान होता है और मोनोसेक्राइड्स ये बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते रहेंगे और फिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी टाइप भी होती है, वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स देखें, पॉलीसेक्राइड्स के हवाले से पॉली का मतलब है मैनी, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जब आपस में कंबाइन करें तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड due to combination of large number of monosaccharides, you can say that कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में अगर मोनोसेक्राइड्स जुड़े आपस में कंबाइन करें तो जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसको आप पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, इसको मैं रब करने लगा हूँ। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हैं, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक मेगा स्ट्रक्चर बनेगा N मॉलिक्यूल्स और इस मेगा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टार्च। स्टार्च इज बेसिकली अ पॉलीसेक्राइड, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कंबाइन करके एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर को हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो यू कैन से दैट जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनमें सैकड़ों जो मोनोसेक्राइड्स हैं या हजारों मोनोसेक्राइड्स जो हैं आपस में कंबाइन हो करके पॉलीसेक्राइड का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं दे आर टेस्टलेस। एक तो ये टेस्टलेस होते हैं और दूसरा ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स मेगा स्ट्रक्चर होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते वाटर के साथ, इसलिए वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। अगर पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हम लिखें तो मैं एग्जांपल्स ऊपर लिख रहा हूं, इसमें एक तो सेलुलोज है, एक स्टार्च है, एक ग्लाइकोजन है और एक है काइटन। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। देखें, सेलुलोज जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल में होता है, स्टार्च जो है वो प्लांट्स में जो फूड एक्स्ट्रा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में है मौजूद होता है, एनिमल्स अपने एक्सेस फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और काइटन जो है वो फंगस की सेल वॉल में होता है,
और इसके अलावा काइटिन जो है वो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। तो ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको पॉलीसेकेराइड्स की। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाती है, वो है ओलिगोसेकेराइड्स। व्हाट आर ओलिगोसेकेराइड्स? देखिए, यूजुअली मोनोसेकेराइड्स की टर्म हम यूज करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो सिंपलेस्ट वन है, जिनमें एक मॉलिक्यूल होता है। डाइसेकेराइड्स वो होते हैं जो दो मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो व्हाट आर अबाउट ओलिगोसेकेराइड्स? तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा कि ओलिगोसेकेराइड्स की टर्म ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज की जाती है जिनमें 3 से 10 मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के। अगर 3 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन कर लें तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, रेफिनोज। ठीक है, रेफिनोज ये इसकी एग्जांपल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेन जो है वो 3 टाइप्स हैं, मोनो, डाई और पॉली। लेकिन ओलिगोसेकेराइड की टर्म जो है वो भी यूज की जाती है उन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जिनमें 3 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स होते हैं। उसके बाद अगली जो टर्म है वो पॉलीसेकेराइड यूज होती है। तो ये हमने इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की है। अब हम बात करेंगे इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों हम कहते हैं कि हमारी डाइट के अंदर 60% जो हमारी डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स उसका 60% होने चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेट्स डिस्कस। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4.1 कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसकी एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, फूड के हवाले से एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, दीज आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फौरी तौर पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और उसकी रीजन ये है जो तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि दीज आर इजीली डाइजेस्टेड। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो केमिकल डाइजेशन है, ब्रेकडाउन है, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कि इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो 60% कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन ह्यूमन माउथ, तो इसलिए ये इजीली डाइजेस्टेड भी हैं। फूड के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल्दी जो डाइजेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दे प्ले वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड इनकी इंपॉर्टेंस ये है, दे हेल्प इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए आता है, तो न्यूक्लिक एसिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इन एडिशन टू इट these are important with the manufacturing of lubricants in human body. lubricants इस तरह के केमिकल्स हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स को, पर्टिकुलरली जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं, उनकी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये लुब्रिकेट्स की फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दे
हेल्प इन मेकिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। देखिए जी, प्लांट्स में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेल वॉल होती है, और आपको पता है सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज की फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और लास्ट में एक पॉइंट और हमें ध्यान में रखना चाहिए, फाइबर फॉर्मेशन। फाइबर फॉर्मेशन, जो फाइबर जो है, फाइबर्स हमारी फूड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो फाइबर्स की फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें तो विल कम टू नो कि जी कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी डाइट का एक बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है। लास्ट में हम कुछ इनके सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, यानी कौन सी ऐसी फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें कुछ नेचुरल डाइट्स के हवाले से हम बात करते हैं, जैसे कि हनी है, ये इसका बड़ा अच्छा सोर्स है, राइस है, व्हीट है, सिमिलरली बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जिनके ज़रिए से हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो आई होप सो you will get information about carbohydrates through my lecture. Thank you very much.